नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली पहुंचे सीएम मनोहर लाल। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली पहुंच चुके हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की गई है। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर दोनों के बीच अहम चर्चा। भूपेंद्र यादव ने हरियाणा सरकार की तारीफ की है। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए हरियाणा सरकार ने प्रयास किए और इन प्रयासों का परिणाम भी आ रहा है। तो दिल्ली पहुंच चुके हैं सीएम मनोहर लाल। दिल्ली के दौरे पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की गई है। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। भूपेंद्र यादव के आवास पर दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई है। तो दिल्ली के अहम दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल। भूपेंद्र यादव से मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फसल अवशेष प्रबंधन की दिशा में सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए हैं, जो गतिविधियां लगातार सामने आ रही हैं, उनकी तारीफ की गई है। भूपेंद्र यादव की ओर से कहा गया कि सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में सरकार ने हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को लेकर काम किया है, उनमें कमी लाई गई है, जो कि काबिले तारीफ है। पराली प्रबंधन पर जोर दिया गया है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में अच्छे प्रयास किए थे। तो सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा, भूपेंद्र यादव से मुलाकात के दौरान की तस्वीरें, कई अहम मुद्दों को लेकर मुलाकात के दौरान चर्चा हुई। चलिए बात करेंगे आदमपुर उपचुनाव को लेकर। उपचुनाव करीब है और बीजेपी में बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में रोहतक में बीजेपी की एक राज्य स्तरीय बैठक हुई, जिसमें हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़, राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि समेत राज्य स्तर के नेताओं ने हिस्सा लिया। आदमपुर उपचुनाव को लेकर रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद ओपी धनखड़ ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी कार्यकर्ता जी जान से जुटे हैं। चुनाव परिणाम कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिखा देगा। इसके अलावा धनखड़ ने कांग्रेस पर भी वार किया। साथ ही साथ एसवाल के मुद्दे को लेकर भी प्रतिक्रिया दी गई। उनका प्रवास तो एक, इसको हम चक्रीय प्रवास कहते हैं, उसके नाते से था, लेकिन मेरी बातचीत यहाँ सबसे हुई है। यहाँ के चुनाव के 3 कार्यकर्ता इस बैठक में भी मौजूद थे। कृष्णलाल जी पवार और सुरेंद्र आर्य जी को हमने वहाँ से प्रभारी बना हुआ है। वेदपाल जी संगठनात्मक दृष्टि से काम देख रहे हैं। तो जिन जिन की ड्यूटी लगाई है सब पहुँच रहे हैं। कल मैं भी नामांकन पर पहुँच रहा हूँ। तो कल नामांकन है भव्य बिश्नोई का और ज़ोरदार शुरुआत कल करेंगे। अच्छी बात है, सब लोग जाएंगे तो अच्छी बात है। और सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक की लिस्ट आ रही है। हमारे भी स्टार प्रचारकों की सूची 33 लोगों की सूची है, वो आपको मिल जाएगी। मुझे मुख्यमंत्री जी ने इस विषय की चर्चा की थी कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री जी के साथ, भगवंत मान जी के साथ बैठ रहे हैं एक अच्छे जेस्चर के साथ। हम तो इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि हरियाणा के किसानों का जो हक है 19 लाख एकड़ फुट पानी, वो बहुत वर्षों से हम उस पानी से वंचित हैं और वो पानी हमको मिलना चाहिए। सभी प्रकार से न्याय जो है वो ये कहता है कि हमारे पानी हमको मिलना ही चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि केजरीवाल जी बार बार कहते हैं मैं हरियाणा का बेटा हूँ, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी उनके जहाँ से वो आते हैं उस इलाके को है। हिसार को, महल को, लोहारू को, रेवाड़ी को, महेंद्रगढ़ को, जो है मेवात को, इस सारे इलाके को जहाँ पानी उस नाते से कम पहुँचा है, पलवल को, झज्जर को, दक्षिणी हरियाणा जिसको कहते हैं, वहाँ ये पानी सिंचाई का पहुँचे। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा सचिवालय स्थित 8वीं मंजिल पर बने नवीनीकृत मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद सीएम ने मीडिया से बातचीत की। मीडिया सेंटर में सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से इसका नवीनीकरण किया गया है। मीडिया सेंटर में मीडिया कर्मियों की आवश्यकता के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही मंडियों में फसल की खरीद को लेकर भी सीएम ने बात की। एक बड़ा ऐलान भी किया गया कि सरकार भावांतर भरपाई के तहत 450 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को देने वाली है। तो किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। भावांतर भरपाई योजना के तहत 450 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को दिए जाएंगे। साथ ही इसके अलावा भी कई अहम मुद्दों को लेकर सीएम ने बातचीत की। बहुत प्रसन्नता की बात है कि अपने इस मीडिया सेंटर को एक प्रकार से और इसकी सुविधाओं को बढ़ाने के नाते से इसको रेनोवेट किया गया है। आप लोगों की आवश्यकता के हिसाब से जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सब उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि जो कुछ भी
देश प्रदेश की जो खबरें होती हैं समाज को, दुनिया को बताने के लिए आप लोगों को जितना फास्ट सिस्टम मिलना चाहिए उतने फास्ट सिस्टम की एक उपलब्धता यहाँ इस मीडिया सेंटर पर करवाई जाए, ताकि इधर हम कोई बात कह रहे हैं और दुनिया को साथ साथ पता लग रही है, तो इसकी जो भी सुविधाएं देने की एक आवश्यकता थी वो आज पूरी की गई। जो हमारा अर्बन लोकल बॉडीज का एडवर्टाइजमेंट का जो पोर्टल है उसका भी शुभारंभ किया गया है, और उस एडवर्टाइजमेंट पोर्टल के माध्यम से अब चाहे वो सरकारी भवन है चाहे वो प्राइवेट भवन है, उनके ऊपर जिसको भी एडवर्टाइजमेंट कराने की अपनी आवश्यकता होगी, जिस संस्थान को, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है ताकि पारदर्शी तरीके से ये सब सिस्टम कराए जा सके। रेट डिफरेंस है, पिछली बार ज्यादा था, इस बार MSP 100 रुपया बढ़ने के बाद भी रेट डिफरेंस थोड़ा कम हुआ है। अभी इस समय मार्केट रेट जो बाजरे का है वो 1850 से 1950 के बीच में चल रहा है और 2350 MSP है, इसलिए ऑन एवरेज अगर 1900 में लगाते हैं तो 450 रुपये का अंतर पड़ता है। इसलिए आज ये घोषणा की जाती है कि उन सब को 450 रुपये के हिसाब से और किसानों को पर क्विंटल के हिसाब से भावांतर भरपाई योजना में ये पैसा मिले। कल ही एक टेंडर था जो पैलेट्स बनाए जाएंगे, उसके लिए जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए थर्मल पावर प्लांट में सप्लाई करने के नाते से 20 लाख मीट्रिक टन का एक प्रोडक्शन का वो टेंडर भी प्रोसेस में है, वो शुरू हो जाएगा। तो इस नाते से ये सब चीज़ें और इस प्रदूषण को रोकने के लिए, हवा शुद्धि करने के लिए ये सब किए जा रहे हैं। पटाखों का जहाँ तक विषय है, पूरे प्रदेश में इस पर केवल ग्रीन पटाखे ही चलेंगे, अन्य पटाखे नहीं चलेंगे, ऐसा सर्कुलर निकाल लिया है। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में 1280 बसों की खरीद को मंजूरी दी गई है। नई बसों के आने के बाद रोडवेज के बेड़े में 5000 बसों की संख्या हो जाएगी। साथ ही BS4 की दिल्ली में एंट्री नहीं होने के पत्र को लेकर भी मूलचंद शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। शर्मा ने कहा कि BS6 बसों की संख्या सरकार जल्द पूरी करेगी। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। जहां मुख्यमंत्री ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे के तहत और ये भी कहा था कि 600 बस बेटियों के लिए, कॉलेज और स्कूल के लिए हम फ्री बस सेवा देंगे, उसको भी हमें पूरा करना था। और जहां हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जब बसों की कमी थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा। और 1280 बस हमने जो हाई पावर परचेज कमेटी ने जो परमिशन दी है, और ये बस बेड़े में शामिल होंगी और 550 करोड़ की लागत से ये बस खरीदी जा रही है। अब हमने चेसी नहीं, हम बिल्डअप बस ले रहे हैं। उनमें समय लगता है, बार बार टेंडर करना पड़ता है, बार बार एक दूसरे कोर्ट कचहरी में लोग जाते हैं। अब ये बसें सीधी क्या है कि बनी लेंगे, जो टाटा से बनी हुई बस लेंगे, और एक दूसरी टाटा से है, दूसरी हमारी वोल्वो से है, वोल्वो आइशर से है, और दोनों बिल्डअप बस लेंगे। केंद्र सरकार ने कहा था BS4 की बस दिल्ली में एंट्री नहीं करेंगी। उन्हें कहा था, समय सीमा नहीं रखी थी कब तक, पर आने वाले समय में जहां पंजाब, राजस्थान, दूसरे प्रदेश, हिमाचल, जम्मू सबकी बसें जाती हैं, और BS6 बस 31 मार्च तक हम पूरी करेंगे कि दिल्ली में BS6 बस जाए। और अभी सबको छूट दे रखी है, जल्दी जल्दी इसको पूरा करने का काम करें। वहीं गुरमीत राम रहीम की जेल से बाहर आने की अटकलों को लेकर हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह ने स्थिति साफ की है। सिरसा के PWD रेस्ट हाउस में आमजन की शिकायतें सुनते हुए रणजीत सिंह चौटाला ने मीडिया से बातचीत की और इस खबर की पुष्टि की है कि डेरा प्रमुख के परिवार की ओर से एक एप्लीकेशन लगाई गई है, जिसमें डेरा प्रमुख के 40 दिन की पैरोल की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि पैरोल लेना उनका यानी डेरा प्रमुख का अधिकार है, उनकी पैरोल ड्यू भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पैरोल के बाद वो कहां जाएंगे ये उनका अपना फैसला है, लेकिन जिला प्रशासन सुरक्षा के लिहाज से इस बात को तय करता है। देखिए, आम जनता तो उठा नहीं रही, परिवार के मेंबर ही उठाते हैं। एक सिस्टम है जेल का, जब भी कोई आदमी जेल में था तो उसके घर के मेंबर उसके लिए पैरोल देते हैं, तो उसका राइट बनता है। अब इसका जो नियम है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट जेल से वो रिकमेंड करेंगे, घर वाले उन्हें एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद वो
उस पर जाएगी, जो कमिश्नर हमारे होंगे, जो उस कमिश्नर के इंचार्ज हैं, तो कमिश्नर साहब पे जाएगी, वो देंगे। मेरे ख्याल में एप्लीकेशन आई है 40 दिन के लिए पैरोल के लिए उन्होंने कहा है। अब कमिश्नर उस पर करके क्या भेजते हैं, जैसे ही हमें आएगी हम देना, क्योंकि उनका राइट बनता है उसको। अगर हम नहीं देंगे कोर्ट जाके दे देता है, तो वो तो उनकी ड्यू है, जो ड्यू होगी वो दे। कितना दी जाए ये कमिश्नर साहब फैसला करेंगे। हमारा काम है जब ऑर्डर आ जाएंगे तो जेल की ड्यूटी से बाहर उन्हें किन को संभालना है उन्हें दे देते हैं। जब वो जेल काट के वापस, जब अपने पैरोल काट के वापस आएंगे तो जेल में, जेल का तो ये अभी नॉमिनेशन आजकल में शुरू होंगे। पर ये है कि अभी तो उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। हमारी सोच ठीक है, हम दिख रहे हैं वही बोल रहे हैं, उन्हें पॉलिटिकली बोलना पड़ रहा है। हम चुनाव निश्चित तौर पर जीतेंगे, इसमें कोई तरह। मीडिया भी जानता है कि चुनाव बीजेपी जीतेगी। चलिए बात करेंगे इसराइल को लेकर, क्योंकि इसराइल का मुद्दा सालों पुराना है और सालों पुराने मुद्दे की सुलझने की उम्मीदें एक बार फिर से जगी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पंजाब और हरियाणा के सीएम इस मामले पर चर्चा करने को तैयार हो गए हैं। इस बार सीएम मनोहर लाल की ओर से भी उम्मीद जाहिर की गई है कि कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। देखिए, SYL यानी सतलुज यमुना लिंक हरियाणा और पंजाब के बीच करीब 40 साल पुराना ये मामला। इस मामले में हरियाणा का पक्ष हमेशा भारी रहा, लेकिन भले ही हर बार पलड़ा हरियाणा का भारी रहा हो, फैसला चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो या केंद्र सरकार की कोशिशें हों, लेकिन दोनों राज्यों के बीच अभी तक बात नहीं बन पाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से हरियाणा के पक्ष को मजबूत मानते हुए पंजाब सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 साल पुराने SYL के समझौते का अब तक पालन नहीं होने पर नाराजगी जताई और केंद्र सरकार को एक बार फिर से पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित करके मामला निपटाने के आदेश दिए। इस मामले में अब एक बड़ा अपडेट सामने आया। अब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस मामले को सुलझाने के लिए एक साथ बैठेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 14 अक्टूबर को SYL पर चर्चा करेंगे। इस मामले में सीएम मनोहर लाल ने भी हल निकालने की कोशिश की बात कही। हरियाणा मुख्यमंत्री, पंजाब मुख्यमंत्री आपस में मिल बैठ करके जरूर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे और उसका जो निश्चित समय हुआ है वो 14 तारीख 11:30 बजे मीटिंग होगी। हरियाणा मुख्यमंत्री, पंजाब मुख्यमंत्री आपस में मिल बैठ करके जरूर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे और उसका जो निश्चित समय हुआ है वो 14 तारीख 11:30 बजे मीटिंग होगी। हरियाणा में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इस मामले में सबकी राय एक जैसी है। हरियाणा के हक के पाने के लिए सभी दल एकजुट हैं, तो वहीं पंजाब में भी ज्यादातर राजनीतिक दलों का एक ही मत है। हाल ही में जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हरियाणा के दौरे पर रहे तो उन्होंने SYL पर बयान दिया था, तो उनके बयान पर पंजाब और हरियाणा में काफी हंगामा भी देखने को मिला था। लेकिन अब देखना होगा कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में क्या फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बाजरा किसानों को बड़ी राहत दी। सीएम की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। किसानों को 450 रुपए प्रति क्विंटल भावांतर भरपाई योजना के तहत दिए जाएंगे। सीएम का कहना है कि बाजरे की खरीद जारी है। हालांकि पिछले साल भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरे की खरीद की गई, जबकि इससे पिछले साल पूरा बाजरा खरीदा गया था। सीएम ने कहा कि पूरी खरीद में परेशानी आती है। पड़ोसी राज्यों के व्यापारी, आढ़ती, किसान हमारे यहां आकर बाजरा बेचते हैं, क्योंकि हरियाणा में MSP पर खरीद होती है और रेट दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा रहते हैं। रेट डिफरेंस है, पिछली बार ज्यादा था, इस बार MSP 100 रुपया बढ़ने के बाद भी रेट डिफरेंस थोड़ा कम हुआ है। अभी इस समय मार्केट रेट जो बाजरे का है वो 1850 से 1950 के बीच में चल रहा है और 2350 MSP है। इसलिए ऑन एवरेज अगर 1900 में लगाते हैं तो 450 रुपये का अंतर पड़ता है। इसलिए आज ये घोषणा की जाती है कि उन सब को 450 रुपये के हिसाब से और किसानों को पर क्विंटल के हिसाब से भावांतर भरपाई योजना में ये पैसा मिले। मित्रों, चलिए बात करेंगे सोनीपत की, जहां गोहाना के खानपुर महिला विश्वविद्यालय में मोदी के मुख्यमंत्री और PM कार्यकाल पर स्पेशल टॉक ऑन मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद रमेश कौशिक, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री मीडिया सलाहकार
राजीव जैन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में धनखड़ ने कहा कि आज महिला विश्वविद्यालय में मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यकाल को लेकर संगोष्ठी की गई। मोदी के साथ में 26 साल से मैं काम कर रहा हूं। जब वो हरियाणा के प्रभारी होते थे, उनके साथ काम करने का अवसर मिला। साथ ही उन्होंने आदमपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से वार किया है। साथ ही अपने उम्मीदवार यानी भव्य बिश्नोई की जीत का दावा किया गया। आज मैं यहाँ कानपुर विश्वविद्यालय में मोदी जी के जो 21 साल हो गए उनके मुख्यमंत्री के नाते और प्रधानमंत्री के नाते उसके संदर्भ में एक कार्यक्रम है, उसमें सहभागी होने के लिए आया हूँ। उनका जो सार्वजनिक जीवन का जो अनुभव है और मेरे उनके साथ 26 वर्ष से पहले मैंने एक तरह से उनके साथ काम करना शुरू किया था। 96 से जब वो यहाँ प्रभारी थे तभी मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हुआ, प्रदेश का महामंत्री भी बना और उसके साथ उन्हीं के समय में पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी बना और उन्हीं के साथ मुझे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लोहा मिट्टी जो पूरे देश में इकट्ठा करने का दायित्व भी उनके नेतृत्व में मुझे मिला। आयोजन किया गया कानपुर महिला विश्वविद्यालय में ओपी धनखड़ पहुंचे। रामचंद्र जांगड़ा, रमेश कौशिक भी उनके साथ रहे। कई मुद्दों को लेकर ओपी धनखड़ ने इस दौरान खास बातचीत की। वहीं हरियाणा में बीते 3 दिन से हो रही बरसात भले ही थम गई हो, लेकिन अब जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। हरियाणा में कई जगह जलभराव की स्थिति है। मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी फैल रही है। हालांकि जल जनित बीमारियों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग दावे जरूर कर रहा है। तो फतेहाबाद, यमुनानगर और यमुनानगर के ही रादौर की तस्वीर आपके सामने। बरसात भले ही रुक गई है, लेकिन जलभराव अभी खत्म नहीं हुआ कि जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। पिछले कई दिनों से लगातार फरीदाबाद में बरसात हो रही है और इसको लेकर तमाम जो जगह हैं वहां पर जलभराव हो चुका है, जिसके कारण लगातार मच्छरों की भी अब जिले में भरमार हो चली है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर सीएमओ हैं डॉक्टर विनय गुप्ता, इनसे हम जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, कितने मामले अभी तक डेंगू के और मलेरिया के सामने आ चुके हैं? हमारे पास 3 मामले मलेरिया के और 7 मामले डेंगू के अब तक आए हैं। बरसात की वजह से जहाँ जहाँ जल भर रहा है, जल इकट्ठा हो रहा है, उस जगह पर हमारी टीमें जाकर डिफरेंट एरियाज़ के अंदर उनको देख रही है और जहाँ पे जलभराव है वहाँ टेमीफॉस की दवाई कूलरों में और मटके जो भी ओपन पड़े हुए हैं, टायर वगैरह रखे हुए, सबके अंदर दवाइयाँ डाली जा रही है और उनके चालान भी काटे जा रहे हैं और उनको समझाया भी जा रहा है कि इस तरह से कहीं पे भी जल इकट्ठा ना हो, जिसके अंदर की डेंगू का मच्छर तेज़ी से फैल सकता है, लार्वा पनप सकते हैं जो कि अडल्ट फॉर्म में जाके डेंगू को फैला सकते हैं। इसके अलावा बात करें डॉक्टर साहब, क्या कोई टीमों का गठन किया गया है ताकि इन पर रोकथाम हो सके? क्योंकि जिस तरीके से डेंगू के मामले भी सामने आए, मलेरिया के भी मामले सामने आ चुके हैं और अब जिस तरीके से जल भराव लगातार पूरे फरीदाबाद में आप देख रहे हैं। बहुत सारी टीमें जुलाई के महीने से ही हमने बना दी है और ब्रीडिंग चेकर्स भी हमने कुछ लिए थे जो कि जाकर सभी घरों के अंदर चेकिंग कर रहे हैं और उनको समझा भी रहे हैं, उनका चालान भी काट रहे हैं और दवाइयाँ डालने के बारे में भी बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो डेंगू का मच्छर है वो दिन के समय में जो है ज़्यादा एक्टिव रहता है और उससे बचाव के लिए कहीं ना कहीं पूरे जो है कपड़े आपको पहनने चाहिए ताकि इस डेंगू की जो बीमारी है उससे बचा जा सके और आप स्वस्थ रह सकें। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन हो गए। अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। सैफई के मेला ग्राउंड पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार के लिए मुलायम की पार्थिव देह उनकी पहली पत्नी मालती की मेमोरियल के पास बनी प्लेटफॉर्म पर रखी गई। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दौरान उपस्थित रहे। कई राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम और पूर्व सीएम भी उपस्थित रहे। बेहद करीबी माने जाने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन और साथ ही जया बच्चन भी इस दौरान पहुंची। साथ ही उद्योगपति अनिल अंबानी ने भी अंतिम दर्शन किए। तो नम आंखों के साथ नेताजी को विदाई दी गई। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। सैफई में अंतिम संस्कार उनका किया गया। मेला ग्राउंड में उनके बेटे और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी।
तो भारी संख्या में उनके चाहने वाले उनकी अंतिम यात्रा में उमड़े और तस्वीरें आप देख सकते हैं जब वो पंचतत्व में विलीन हुए। हरियाणा सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस कड़ी में सोनीपत में कृषि विभाग ने आगामी रबी सीजन में सरसों के रकबे को बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत किसानों को फ्री में सरसों का बीज वितरित किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक भूमि में सरसों की बिजाई हो सके। दरअसल रबी खरीद सीजन में सरसों का भाव 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गया था। सरसों की खेती से जल संरक्षण की मुहिम को मजबूती मिलती है। पानी की बचत और लागत कम होने के चलते सरसों की खेती से किसानों की आमदनी भी अधिक होती है। ऐसे में कृषि विभाग ने किसानों को सरसों की बिजाई अधिक करने के लिए प्रोत्साहित किया है। नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह, SMS T&I, ऑफिस ऑफ डिप्टी डायरेक्टर सोनीपत। सभी किसान भाइयों को सूचना देता हूं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत ऑयल सीड को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जिला सोनीपत में मिनी किट भेजी गई है। तो मेरा सभी किसानों से अनुरोध है कि जो सरसों की बिजाई करना चाहते हैं वो हमारे खंड कृषि अधिकारी या हमारे कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करके मुफ्त में मिनी किट प्राप्त करें एवं बढ़िया से बढ़िया किस्मों का चयन करके अच्छी फसल उगाएं ताकि हमारा ऑयल सीड का क्षेत्रफल बढ़ सके एवं किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और यमुनानगर के बिलासपुर में लगने वाले कपाल मोचन मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। तीनों सरोवर में साफ सफाई और पुताई का काम जारी है। इस बार मेले में करीब 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि 4 नवंबर से चलने वाला ये मेला 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर समाप्त होगा, लेकिन इसकी तैयारियां अभी से जोर शोर से जारी हैं। इस बार कपाल मोचन मेला 2022 का आयोजन 4 से 8 नवंबर 2022 को किया जा रहा है। माननीय उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देशों और मार्गदर्शन अनुसार हमने तीनों सरोवरों में और तीनों सरोवरों के आसपास सफाई का कार्य आरंभ कर दिया है। सफाई, रंग रोगन और रिपेयर का कार्य 15 अक्टूबर तक हमने पूरा करने का निर्णय लिया है और उसी अनुसार समय सीमा के अंदर ही हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं और समय सीमा के अंदर ही हम तैयारियों को पूरा करने का हमने निश्चय किया है। पहले सरोवर पे तो हम हो आए। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।